गुड मॉर्निंग। आज देखने वाले हैं हम MCQs, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। सारा कोर्स कवर हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया बाकी, वो आने वाले 10 दिन में कंप्लीट हो जाना। बाकी अब होने हैं धकाधक सिर्फ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, एसेसरीज से। हेडलाइट के फॉल्ट टेस्ट करना, इंडिकेटर के फॉल्ट टेस्ट करना, स्टार्टिंग ट्रबल को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे ब्रेकिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना, उस पर हम प्रैक्टिकल होंगे दबा के। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं MCQs। इसका पहला मिररिंग करके दिखा रहे हैं। पहला तो नहीं दिख रहा है, पहला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहिया जो ट्यूब रही टायर के साथ नहीं लग सकता। ऐसा पहिया, ये व्हील्स एंड टायर्स से संबंधित हैं सब। ऐसा पहिया जिसे एलॉय व्हील के साथ नहीं लगा सकते, सॉरी ट्यूबलेस टायर के साथ नहीं लगा सकते। ऐसा पहिया वो होता है वायर्ड व्हील। क्या होता है? जैसे बुलेट का अभी भी व्हील स्पोक वाले हैं, पुराने मोटरसाइकिलों में स्पोक होते थे, तारें होती थी, तारों वाला पहिया, वो बहुत मजबूत होता है। वो एलॉय व्हील से ज़्यादा मजबूत होता है। और इसमें ही एक क्वेश्चन आता है कि तारों वाले पहियों में जो ब्रेकिंग टॉर्क है वह कैसे संभाला जाता है, उसको कौन सहन करता है? तो वो तारों के टेंशन ही उसे सहन करती हैं। इसमें आएगा भी आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स कारों में किस पहिए को प्राथमिकता दी जाती है? तो ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, मगर जो सही ऑप्शन है वो है मैग्नीशियम मिश्र धातु, मैग्नीशियम एलॉय। नेक्स्ट है, तारों वाले पहिए में गाड़ी का भार सहन करती हैं तारें किसमें? तान में, टेंशन में। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, तान में, संपीड़न में यानी कंप्रेशन में, नमन में, बेंडिंग में, कर्तन में, शियर में, परंतु किस में? टेंशन में, टान में। ठीक है, टायरों में परत रेटिंग का ये एक प्लाई रेटिंग होती है। तो प्लाई रेटिंग करती है टायर की निर्धारित सामर्थ्य को, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टायर की स्ट्रेंथ। 6 प्लाई टायर, 8 प्लाई टायर, 4 प्लाई टायर। जितनी प्लाई ज़्यादा होंगी टायर उतना ही मजबूत होगा। प्लाई माने परतें। ठीक है, जब मैंने तुम्हें टायर पढ़ाया था, दिखाया भी था उसमें कि 1 पॉलिस्टर, फिर 2 स्टील बेल्ट, देन 1 पॉलिस्टर। 4 प्लाई वाला टायर था किसका? टाटा इंडिका विस्ता का, रेडियल प्लाई। तो उसमें प्लाई रेटिंग भी लिखी रहती है, और क्या क्या है प्लाई। पॉलिस्टर की तार है, नायलॉन की है, या स्टील की बेल्ट है। ठीक, नेक्स्ट है, टायरों के ट्रेड्स में दरारों का उद्देश्य होता है। जो टायरों में ट्रेड होते हैं, ट्रेडों के बीच में जगह होती है, उसका जो उद्देश्य क्या है? ग्रिप, ट्रैक्शन बढ़ाना। तो यहाँ पर है कर्षण बढ़ाना। ये हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर अंग्रेजी में पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। तो ये कर्षण बढ़ाना मतलब ट्रैक्शन बढ़ाना, सड़क के साथ संपर्क को बनाए रखना। जब वो घिस जाएंगे, वो जगहें नहीं रहेंगी, ट्रेड ब्लॉक से सब खत्म हो जाएंगे, चिकना टायर हो जाएगा, तो उसकी पकड़ फिर सड़क के साथ नहीं बनेगी। साथ ही वो जो दरारें होती हैं फिर वो आपस में लिंक्ड होती हैं। तो जो भी पानी है सड़क के ऊपर, आजकल बरसात है, पूरा पानी बह रहा है सड़क के ऊपर, और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो पानी है वो क्या है? एक आइडियल लिक्विड है, आदर्श लिक्विड है, वो उसको दबाया नहीं जा सकता। तो वो अगर वो टायर और रोड सरफेस के बीच में पानी आ जाएगा तो फिर टायरों का संपर्क रोड की सरफेस के साथ हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसीलिए वाहन बह जाते हैं। घुटने भर का पानी कारों को बहा देता है। कारण ये है कि टायर में भी हवा भरी है, टायर उस पानी को दबा नहीं सकता, लिहाजा पानी और सड़क के बीच में कोई संपर्क नहीं रहता, जिससे कार फिर हाइड्रोप्लेन की तरह तैरते हुए गधेरे में चली जाती है। रामनगर में एक बस पलट गई,
कल के दिन। कारण क्या था, वो नाला आता सड़क के ऊपर, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, नाले का जल स्तर देखकर बने, लेकिन जल्दबाजी होती पैसेंजरों को भी और ड्राइवर को भी। वो कहता मैं इतने पानी में पार कर लूँगा, पानी थोड़ा सा है, उसे ये मालूम नहीं है कि टायर और सड़क के बीच में पानी आ जाने से टायर और सड़क के बीच में कोई संपर्क नहीं रहता, जिस कारण वाहन अनियंत्रित होकर खड्डे में चले जाते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है, तो ये ट्रेडों का उद्देश्य जो है, ट्रेड्स में जो भी दरारें हैं उनका उद्देश्य है सड़क के साथ एक ट्रैक्शन बनाए रखना, एक संपर्क बनाए रखना। नेक्स्ट है, ट्रेड विरूपण अल्पतम होता है। ट्रेड में जो डिफॉर्मेशन है, विरूपण का मतलब डिफॉर्मेशन, यानी टायर की घिसावट कम होती है। किसमें? इसमें अरीय परत वाले टायर, आड़ी परत वाले टायर, ये हिंदी में कंप्यूटर से करके बना रखा है। तो रेडियल टायर, जो रेडियल प्लाई वाले टायर हैं, इनमें ट्रेड विरूपण अल्पतम होता है। की तुलना में अरीय परत टायर का अलाभ है, मतलब रेडियल टायर की तुलना में जो क्रॉस प्लाई वाले, अरीय प्लाई का मतलब होता है क्रॉस प्लाई, जिसमें प्लाई यूं बुनी रहती है, जाके वहाँ से वो कट सेक्शन मॉडल ले। अरीय परत का मतलब है जिनमें की क्रॉस प्लाई है, अरीय परत है रेडियल प्लाई। तो इनमें डिसएडवांटेज क्या है कि कम गतियों पर तकलीफदायक सवारी। एक प्लाई ऐसे आई है और दूसरी प्लाई फिर ऐसे गई है, ये बन रहा है क्रॉस। देखो कुछ तागे यूं आ रहे हैं, आजा कमलेश आगे आजा, ये वहाँ पर पड़ा हुआ था, तुमने वहाँ पर देखना नहीं इस चीज़ को, इसीलिए हमने ओपन रखे हैं सब, फिर ताकि तुम इस चीज़ को देखो। एक प्लाई आई यूं, इससे पहले वाली प्लाई बुनी गई है ऐसे। ये बुनी कहाँ गई हैं? ये जो साइड के हैं ये कहलाती हैं बीड्स, जो इस रिम के अंदर दबी हुई हैं। वो होते हैं तारों का गुच्छा, पूरा तारों का गुच्छा है। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। पतले पतले तार हैं, उनको एक रस्सी बना दी गई है, और उनमें इस तरह से ये कॉटन की भी हो सकती है ये प्लाई, ये पॉलिस्टर की भी होती हैं। पहले नायलॉन के टायर ज़्यादा चलते थे, नायलॉन की पत्तियाँ, ये तागे यूज होते थे, मगर अब उनका प्रयोग कम होने लगा है। उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है उसको, पॉलिस्टर ने नायलॉन को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि नायलॉन जाड़ों में सिकुड़ जाता है और गर्मियों में फैल जाता है। तो उसकी इस परिवर्तनीय गुण के कारण, वेरिएबल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, उसके कारण अब नायलॉन का टायर कम चलता है, बल्कि इसकी जगह पॉलिस्टर के तारें तंतु प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें एक अंदर की तरफ को ऐसे गया, फिर दूसरी परत यूं आई, तो ये है क्रॉस प्लाई। और रेडियल प्लाई में सीधी सीधी प्लाई आती है, सीधी सीधी बुनाई होती है, इधर से इस बीट तक, फिर इस बीट से इस बीट तक, तो ये गोल हो गई तो रेडियल हो गई। समझ में आ गई बात? कम हवा वाले टायर में ट्रेड्स की सबसे अधिक घिसाई होती है। हवा कम है टायर में तो घिसाई कहाँ होगी? किनारों पर। ये टिक कर रखा है इसलिए कि तुम्हें इसी पे बात। किनारों पर क्यों होती है? क्योंकि ये बीच वाला हिस्सा जो है इसमें नहीं लगेगा, रोड के साथ संपर्क नहीं होगा। और यदि इसमें हवा कम होगी तो ये बीच वाला हिस्सा जो है, ये जो नालियाँ बोल रहा था वो ये हैं, ये जगह है ना, इस जगह के बीच में ही ग्रिप बनती है। क्योंकि जो ये रबर के अणु हैं वो सड़क में जो खाली जगह मिल रही है उसके साथ चिपकने की कोशिश करते हैं, सड़क के अणु इसकी खाली जगह में भरने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और अच्छी ग्रिप मिलती है। जैसे जैसे ये घिसते चले जाएंगे, तो जब हम यहाँ पर काट रखा है दिखाने के लिए आप लोगों को कि ये किस तरह से प्लाई होती है, यदि ये ऐसा हो जाएगा
चिकना हो जाएगा, इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं रहेगा, तब इसके यानी टायर और सड़क के बीच में जो ट्रैक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इस वजह से ये फिर अनियंत्रित होने लगेगा, ये तो फट ही जाएगा। ठीक है, अगर ये कम भी हो जाएगा तो फिर इसका संपर्क सड़क के साथ नहीं रह पाएगा। और ये जो नालियां हैं इनसे फिर पानी इधर से बाहर की तरफ को, इधर से इस तरफ को बाहर को, और बीच वाला पानी इन गलियों में भटक जाता है। इस वजह से, और जो ये वाले हिस्से हैं ये सड़क के साथ ही लगे हुए रहते हैं। अब अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तब फिर इनका संपर्क हट जाएगा, फिर वाहन को बचाना मुश्किल है, फिर वाहन हाइड्रोप्लेन बन जाता है, फिर वो पानी में तैरने लगता है। तैरता तो क्या, गधरे चला जाता है। अत्यधिक हवा वाले टायरों में सबसे ज़्यादा घिसाई होती है बीच में। जब हवा कम होगी तो कोने सड़क पे लगेंगे, तो कोने कोने घिसेंगे, बीच वाला हिस्सा सेफ रहेगा। और जब यहीं पर रखो इसको, जब हम होगी तो ये वाला हिस्सा संपर्क में नहीं रहेगा, ये शोल्डर संपर्क में रहेंगे, तो शोल्डरों पर घिसाई होगी और बीच वाली जगह पर नहीं होगी घिसाई। जब अधिक हवा होगी तो शोल्डर दोनों ऊपर हो जाएंगे। शोल्डर माने टायर के ये दो कंधे हैं, समझ में आ रही? तो ये दो टायर के कंधे ऊपर हो जाएंगे, बीच वाला हिस्सा रहेगा, तो घिसाई बीच में होगी। यदि टायर बीचों बीच घिस रहा है और इधर दो नालियां ऐसी दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है ये ओवर इन्फ्लेटेड टायर था, टायर में ज़्यादा हवा भर के चलाया है, इसलिए बीचों बीच में घिसा है। यदि किनारे घिसे हैं, बीच में ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टायर कम हवा में चला है, अंडर इन्फ्लेशन में चला हुआ है। नेक्स्ट, ऑफ राउंड ब्रेक ड्रमों के कारण टायर घिसते हैं एक स्थान पर। आउट ऑफ राउंड यानी जो व्हील ड्रम है जिसके पर, जिसको कि ब्रेक शू फैल के पकड़ रहे हैं, तो कई बार ब्रेक ड्रैगिंग करते हैं, केम में सही से ग्रीसिंग नहीं हुई है। अगर वो एयर ब्रेक वाले गाड़ियां हैं तो उसमें एस केम चल रही है, और यदि वो व्हील सिलेंडर वाले हाइड्रोलिक ब्रेक वाले वाहन हैं, कारें हैं, तो उसमें व्हील सिलेंडर फैलने के बाद वापस नहीं जा रहा है, तो ब्रेक शू पकड़े हुए रह जाते हैं, थोड़ा देर में छोड़ते हैं, जिस कारण से फिर वो ड्रम जो है ओवल हो जाता है, कट जाता है, इस तरह से अंडाकार तरह से कट जाता है। तो जब ब्रेकिंग होती है तो वहाँ पर पूरी तरह से ब्रेकिंग नहीं हो पाती, यानी पूरा का पूरा जो शू ने ड्रम को पकड़ना चाहिए था नहीं पकड़ पाता, उसका ऊपरी हिस्सा पकड़ता है, बीच वाला हिस्सा लगता नहीं है, या बीच वाला हिस्सा कहीं पर ही लगता है। तो इस कारण से जो टायरों में घिसाई होती है वो होती है एक ही स्थान पर। टायरों में एड़ी और पंजा घिसाई का कारण होता है, यानी टो एंड हील। जैसे तुम्हारे जूते का जो अगला हिस्सा है वो कहलाता है टो, और पिछला वाला हील, यानी टायर आगे और पीछे घिस रहा, तो वो इसलिए घिस रहा है कि उस पर ब्रेकिंग एकदम से, कई लोगों को देखा होगा गाड़ी चलाते समय जरा सा सड़क मिली नहीं सीधी कि वो एकदम से स्पीड बढ़ा देते हैं और आगे मोड़ आया तो फिर ब्रेक लगाते हैं। तो जो बहुत तेज़ी से एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग करते हैं उनके टायरों की ये हालत हो जाती है कि वो तो उनमें से फिर टायर घिसने लगते हैं। मोबाइल में टायरों के स्थान बदलने का मतलब, टायरों के स्थान बदलने का मतलब बोले तो जो हम टायरों को रोटेशन करते हैं, टायर रोटेशन का उद्देश्य है कि टायर, सारे के सारे टायर एक समान ढंग से घिसें, किसी का भी शोल्डर ना घिसे, किसी का शोल्डर ठीक है, बीच वाला हिस्सा घिसा है तो वो ड्यू टू ओवर इन्फ्लेशन, किनारे किनारे घिसे हैं, बीच वाला हिस्सा सही है ड्यू टू अंडर इन्फ्लेशन। बट बाहर की तरफ का सिर्फ ये वाला हिस्सा घिसा है या अंदर की तरफ का ये वाला हिस्सा घिसा है, तो ये कैम्बर कोण के कारण, टो इन टो आउट ठीक नहीं होने के कारण ये इस तरह से शोल्डरों पर घिसाई होती है, अत्यधिक स्पीड में मोड़ घुमाने के कारण। ठीक है,
नेक्स्ट, परत और आड़ी परत के टायरों का अनुमत मिश्रण होता है। मतलब आगे तुम्हें अगर बाय द वे 4 के 4 टायर रेडियल नहीं है या 4 के 4 टायर क्रॉस प्लाई वाले नहीं हैं, 2 क्रॉस प्लाई के हैं और 2 रेडियल प्लाई के हैं, तो ऐसे में कैसे फिटिंग होगी? ऐसे में जो असली फिटिंग होती है वो होती है आगे जो है, आगे पहियों पर क्रॉस प्लाई टायर और पिछले पहियों पर रेडियल टायर। आगे पहियों, इसमें लिखा है आगे के पहियों पर आड़ी परत। आड़ी परत का मतलब हो गया क्रॉस प्लाई। ब्लीडिंग क्रिया में ब्रेक प्रणाली से निकालते हैं। ब्लीडिंग कहते हैं ब्रेक प्रणाली यानी ब्रेक सिस्टम से हवा को रिमूव करने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेक ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग क्रिया में ब्रेक प्रणाली से हवा को निकालते हैं। मारुति कारों में प्रयोग होती हैं आगे डिस्क और पीछे ड्रम। ये आगे चकत्ती और पीछे ड्रम ब्रेकें लिखी हुई है। दक्षता होती है। ब्रेक इफिशिएंसी ऑफ अ न्यू व्हीकल कितनी रखी जाती है? 80%। ठीक है, ब्रेक कभी भी ब्रेक इफिशिएंसी 100% नहीं रखी जाती, क्योंकि घूमते हुए टायरों को यदि एकदम से रोक देंगे, 100% का मतलब क्या है कि घूमते हुए टायरों को एकदम से रोक देना, पर जब वाहन चलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे बल लगते हैं, इनर्शिया फोर्स उसको आगे की तरफ को धकेल रहे हैं। उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी उसको आगे ही ले जा रहा है। तो जिस कारण से अगर टायर लॉक हो जाएंगे, पहिए लॉक हो जाएंगे, तो वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होगा। इसलिए 80% में भी ये क्या है, 50% सर्विस ब्रेक एंड 30% पार्किंग ब्रेक। यह ट्रकों में यहाँ होता है, भारतीय ट्रकों में दाहिने हाथ में, सभी में दाहिने हाथ में ही होता है, स्टीयरिंग भले ही बाएं हाथ में हो। नेक्स्ट है ब्रेक मंदन यानी ब्रेक फेडिंग। ब्रेक फेडिंग क्या है कि लगातार ब्रेकों के प्रयोग के कारण जब ढलान में वाहन उतर रहा है और लगातार ब्रेकों का प्रयोग हो रहा है, तो जिस कारण से ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू दोनों ही गर्म हो जाते हैं, और गर्म हो जाने के कारण उनके बीच का जो घर्षण गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना बहुत ही जरूरी है, तभी फ्रिक्शन काम करेगा। ब्रेक क्या है? फ्रिक्शन ब्रेक हैं, जो कि ब्रेक शू ब्रेक ड्रम के साथ फ्रिक्शन कर रहा है और उसको रगड़ के वह रोक रहा है। जैसे हम हाथों को रगड़ रहे हैं, ये तो हमारा हाथ इजी नहीं रगड़ा जा रहा, बल्कि इसमें हमें ताकत लगानी पड़ रही। तो वहाँ पर क्या है, जो इंजन की जो रोटेशनल पावर है, टायर की जो शक्ति है घूमने की, उसको रोका जा रहा फ्रिक्शन के द्वारा। पर गर्मी के कारण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिस कारण से फिर ब्रेक नहीं लगते, फिर वाहन अनियंत्रित हो जाता है। वो कहलाती है ब्रेक फेडिंग। ब्रेक फेल नहीं है, वो ड्राइवर की गलती के कारण वो फेड हो गए हैं। जैसे ही वाहन को कम ब्रेक लग रहे थे, वो रोकने पर थोड़ा दूर तक जा रहा था, तब रुक रहा था, अगर उसको तभी सुरक्षित ढंग से रोक लिया जाता, उसी समय चाय पानी पी ली जाती, थोड़ा साइट सीइंग कर ली जाती, हाथ मुंह धो लिए जाता, या थोड़ा अंदर बाहर जाकर जो काम निपटाने हैं वो निपटा लेता ड्राइवर, तो फिर वो स्थिति नहीं आती। तब तक ब्रेक ड्रम भी ठंडा हो जाता और फिर वाहन के ब्रेक वैसे ही कार्य करते जैसे पहले कर रहे थे। तो वो कहलाती है ब्रेक। जो ब्रेक फेडिंग होती है वो होती है घर्षण गुणांक में कमी के कारण। ब्रेक मंदन होता है उच्च गति पर कम गति पर निरंतर ब्रेक लगाने से, लगातार ब्रेकों का प्रयोग करने से। इसलिए ढलान में उतरते समय लो गियर में वाहन को चलाना चाहिए, और बड़े ट्रक वगैरह हैं तो उसमें इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक है या इंजन ब्रेक है, उनका प्रयोग करना चाहिए। यह नहीं कि चौथे गियर में ट्रक को उतार रहे हैं ढलान में और बार बार ब्रेकों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे गियर ऊपर चलता जाएगा, तीसरे से चौथा, तो फिर इंजन ब्रेकें भी कम लगेंगी। वो कब तक लगेंगी? वो तीसरे गियर में, भारतीय ट्रकों में। ठीक है।
भार स्थानांतरण के कारण अगले व पिछले धुरों पर ब्रेकिंग प्रभाव का अनुपात होता है। जब भी ब्रेकिंग होती है तो उसमें वेट ट्रांसफर हो रहा है, पिछले टायरों से ब्रेक लोड अगले पहियों पर पड़ रहा, तो लोड ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हमेशा अगले पहियों पर ज़्यादा ब्रेक फोर्स दी जाती है और पीछे कम। तो इसमें कितना है, 60% फ्रंट एंड 40% रियर। ये चीज़ें ध्यान में रखना। और इस ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या लगाया जाता है, कैसे होता है ये ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट, कैसे होता है? PCRV, प्रेशर कॉन्शियस रिडक्शन वाल्व या प्रोपोर्शनिंग वाल्व, जो इन दोनों को बराबर करता है। प्रोपोर्शनिंग वाल्व जो बराबर बराबर ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द व्हीकल। वाहन की डिमांड क्या है, वाहन में लोड ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो वाहन का कंप्यूटर है ब्रेकिंग सिस्टम का, ब्रेकिंग सिस्टम की जो उसमें सर्किट है उसकी मेमोरी में फीड किया हुआ है कि हाउ मच ब्रेक फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल, जब वो इतनी स्पीड पर चल रहा हो, इतनी स्पीड पर चल रहा हो, उसके कई रेंज बनाकर। ठीक है, वो चीज़ें तुम्हारी समझ में आएंगी बाद में, अभी नहीं आएंगी। तो फिलहाल क्या है, भार स्थानांतरण के कारण अगले व पिछले धुरों पर ब्रेकिंग प्रभाव का अनुपात होता है 60% आगे और 40% पीछे। अगर पीछे की ब्रेकें एकदम से लग जाएंगी और आगे वाली चलती रहेंगी तो क्या होगा, आगे वाली लॉक हो जाएंगी, पीछे वाली चलती रहेंगी तो क्या होगा, मैं पहली क्लास में ये सब क्लियर कर चुका हूँ। कौन सी होती हैं, हाइड्रोलिक, वो भी हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय वैक्यूम, सर्वो है वो। उसमें भी दो तरह के चैम्बर हैं, एक सिंगल चैम्बर और दूसरा डबल चैम्बर। एक तो वैक्यूम खींच रही है ड्राइवर की शक्ति को, एक में क्या है, एक वैक्यूम ब्रेक्स हैं जिसमें दोनों चैम्बरों में दोनों तरफ वैक्यूम है, दोनों तरफ वैक्यूम है, तो वह ब्रेक रिलीज पोजीशन है। और जैसे ही ब्रेक लगा रहे हैं तो जो पीछे वाला चैम्बर है वहाँ पर एक वाल्व खुल रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम क्या है, एक डिप्रेशन है, यानी उस जगह का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से कम है। तो कम है तो उसके अंदर एक चूषण शक्ति है, जैसे ही वो वाल्व खुलेगा तो उसने वायुमंडल की पूरी हवा अंदर खींच ली नहीं। तो वायुमंडलीय दाब प्लस वैक्यूम प्लस ड्राइवर द्वारा लगाया गया बल फुट पैडल पर, ये कितना मल्टीप्लाई हो गया। ड्राइवर ने 10 ही किलो लगाया, बाकी काम किया कुछ इंजन की वैक्यूम ने और कुछ करा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। इस सब का कारण काम, इस सब का उद्देश्य क्या है, ताकि ड्राइवर थके ना वाहन चलाते समय। उसे बार बार क्लच ऑपरेट करना है, उसके पैरों में दर्द होने लगेगा अगर क्लच हार्ड होगा। फिर ब्रेक भी अप्लाई करने हैं तो वो थक जाएगा, स्टीयरिंग भी हार्ड है तो थकेगा, तो दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। समझ में आई? नेक्स्ट है व्हील सिलेंडर का वह पुर्जा जो ब्रेक द्रव को सील करता है, यानी व्हील सिलेंडर ये है व्हील सिलेंडर, इसके अंदर हैं ये दो पिस्टन और इसके साथ होते हैं एक पिस्टन रिटर्निंग स्प्रिंग। सबसे पहले इसको डालना है, फिर इसको यहाँ से डालना है और इसे यहाँ से डाल के ये दो कपों को बाहर से लगा देना है। अभी तो मैं खाली ऐसे ही इसको साफ़ करना है, इसको ब्रेक फ्लूइड के अंदर डाल के ये पुरानी सीलें निकाल कर इसमें नई सीलें डालनी है। तो ये इस तरह से लगा रहता है। यहाँ तो आया मास्टर सिलेंडर से पाइप फिट हुआ। ये पाइप क्या है, ये ब्लीडिंग निप्पल है, पाइप नहीं है। यहाँ पर तुम्हें पहले इसको लूज करना है, फिर इसमें एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगाना है, फिर ब्रेक को पंप करना है और तब इसे लूज करना है, तब इस रास्ते से ब्रेक फ्लूइड बाहर आएगा। जब तक, कब तक, जब तक वो धार की शक्ल में ना आने लगे, जब तक एयर बबल आते रहते तब तक पंप करते रहना है। जब एयर बबल आने बंद कर जाते हैं और धार में ब्रेक फ्लूइड आने लगता है तब जाकर इसको फिर फुल टाइट कर देना। तो इस सिलेंडर की हवा निकल गई। अब ये कहता है
कि इसके अंदर जब ब्रेक फ्लूइड जा रहा है तो वो लीक ना हो, उसे कौन रोक रहा? कौन रोक रहा? रामकृष्ण। ये जो सील है, इसमें ये सील है, कईयों में यहां पर एक 2 कप होते हैं, 2 कप, एक कप इस तरफ और दूसरा कप इस तरफ, और उन कपों के बीच में होती है ये स्प्रिंग। जैसे ही ब्रेक पैडल से ड्राइवर पैर हटाता है तो तब तक तो जो फ्लूइड आया है उस फ्लूइड ने इसको फैला रखा है, और जब वहाँ से दाब हट गया तो फिर ये अपने टेंशन से खुलती है। यानी ये तो खुली हुई पोजीशन में है, और बाद में जो इसमें रेजिडुअल टेंशन है वो इसके फोर्स के हटाते ही मैंने ये वापस अपनी जगह पर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला बेटा इसका, तब ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ब्रेक फ्लूइड को लीक होने से तो बचा रहा है कप, ये वाले हिस्से बाहर की तरफ को रहेंगे, ये वाले हिस्से अंदर की तरफ को। तो यहाँ है ये सील है, ऑप्शन है कप, तो राइट ऑप्शन इज कप। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर पुश रॉड सीधे चलाती है, धकेल दंड। धकेल दंड का मतलब है पुश रॉड। अब पुश रॉड ब्रेक सिस्टम में 2 पुश रॉडें होती हैं, 2 प्रकार की पुश रॉडें होती हैं। कहाँ कहाँ पर? एक पुश रॉड होती है जो हाइड्रोलिक ब्रेक में मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को धकेल रही हैं आगे को। धकेल दंड तभी लिख रखा उसमें, पुश मतलब धकेलना, जो पिस्टन को धकेलती है। और एक एयर ब्रेक, जब एयर ब्रेक पढ़ाया तो एयर ब्रेक में भी डायफ्राम, जब पिछला जो ब्रेक चैम्बर है या ब्रेक एक्चुएटर है उसमें जब हवा का प्रेशर जाता है, वो जब डायफ्राम को दबाता है तो तब भी एक पुश रॉड बाहर को निकलती है, और वो एक्चुएट करती है एसकेएम को, एसकेएम, जो कि ब्रेक शू को फिर फैला देते हैं। तो एक पुश रॉड आती है ब्रेक एक्चुएटर में या ब्रेक चैम्बर के साथ, और दूसरी पुश रॉड होती है मास्टर सिलेंडर में। तो यहाँ पर कहीं भी एक्चुएटर की पुश रॉड नहीं लिखी है, कहीं ब्रेक शू का एक्चुएटर नहीं लिखा है, या एसकेएम भी नहीं है। यदि इसमें एसकेएम होती तो उसका आंसर होता कि पुश रॉड चलाती है एसकेएम को। समझ में आ रही बात? किसको चलाती है? एयर ब्रेक में एसकेएम को, जो कि ड्रम के अंदर ब्रेक शू को फैला देता है और घूमते हुए ड्रम को रोक लेता है। और मगर यहाँ पर है पिस्टन, तो राइट आंसर इज पिस्टन। ड्रम प्रकार की ब्रेकों में रिलीज करने पर मास्टर सिलेंडर में ब्रेक द्रव की वापसी होती है। जैसे ही हमने ब्रेक पैडल से पैर हटा लिया, ड्रम टाइप ब्रेक हैं, तो इसमें जो मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड आ गया, किसके द्वारा आया? मास्टर सिलेंडर रिटर्निंग स्प्रिंग के द्वारा। रिटर्निंग स्प्रिंग जो दबा हुआ था, पुश रॉड ने जब पिस्टन को धकेला था आगे, तो स्प्रिंग दब गई। फिर जैसे ड्राइवर ने पैर हटा दिया तो वो स्प्रिंग फैली, उसने पुश रॉड को वापस अपनी तरफ धकेल दिया, और ब्रेक पैडल भी एक रिटर्निंग स्प्रिंग के द्वारा वापस आ गया। और क्या है दूसरा? दूसरा कहते हैं ये एक्स है, तो दूसरा है ये वाली स्प्रिंग, व्हील सिलेंडर की स्प्रिंग। समझ में आई? जब ये फिर वापस दबेगी अपनी जगह पर, तो फिर इससे व्हील सिलेंडर के पिस्टन अपनी जगह पर आ जाएंगे अंदर की तरफ। समझ में आ रही बात? तो दूसरा है व्हील सिलेंडर कमानी, यानी व्हील सिलेंडर पिस्टन है ये। प्रवेश पोर्ट के कारण मास्टर सिलेंडर में ब्रेक द्रव प्रवाहित होता है। मास्टर सिलेंडर जब मैंने तुम्हें दिखाया था तो उसमें 2 पोर्ट दिखाए थे, एक उसका इनलेट पोर्ट और दूसरा आउटलेट या कंपनसेटिंग पोर्ट। आउटलेट पोर्ट नहीं बेटा वो, बल्कि क्या है? कंपनसेटिंग पोर्ट है वो। तो प्रवेश पोर्ट के कारण जो मेन पोर्ट है
मास्टर सिलेंडर में ब्रेक द्रव प्रवाहित होता है कहाँ पर? पिस्टन के पिछले हिस्से में। समझ में आ रही बात? कहाँ पर? पिस्टन के पिछले हिस्से में। जब वो पिस्टन है, उस पिस्टन के आगे प्राइमरी सील है और पीछे सेकेंडरी सील है। तो इसका जो मेन कारण है वो जो पार्शियल, जब ये पीछे अगर फ्लूइड नहीं होगा तो जब मास्टर सिलेंडर का पिस्टन वापस आएगा, जब वो वापस आता है तो जो फ्लूइड ब्रेक व्हील सिलेंडर तक गया हुआ है उसे व्हील सिलेंडर से मास्टर सिलेंडर में आने में थोड़ा सा समय लगता है। इट टेक्स सम टाइम रिटर्न होने के लिए। पहिया है बहुत दूर पीछे, जब दबाया था तो लिक्विड को कंप्रेस किया था, वो तुम्हारी ताकत से गया था, तुमने अपनी ताकत को रिलीज कर दिया। अब वो अपने इन जो स्प्रिंग है फैल रही हैं, हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर वापस ला रही हैं, उस कारण से वो फ्लूइड वापस आता है। प्लस चेक वाल्व भी उसको थोड़ा सा रोक रहा है। मास्टर सिलेंडर का जो चेक वाल्व है वो उसको रोक रहा है। चेक माने होता है रोकना। सिक्योरिटी वाला क्या करता है तुम्हें? चेक कैसे करता है? पहले रोकता है फिर आपको चेक करता है। तो चेक वाल्व भी ऐसे ही, जब उस पर प्रेशर बढ़ेगा तब वो खुलेगा। इतनी देर में वैक्यूम क्रिएट हो सकती है और एयर इंडक्ट हो सकती है सिस्टम में। वो हवा इंडक्ट ना हो, इसलिए जो पिस्टन पीछे को जा रहा है तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। वो पीछे कहीं जा नहीं सकता, पीछे सेकेंडरी सील है और पीछे फिर डस्ट कवर लगा हुआ है। तो पिस्टन में मैंने तुम्हें छेद भी दिखाए थे, मास्टर सिलेंडर के पिस्टनों में छेद दिखाए थे। उस छेद के रास्ते से ये फ्लूइड फिर अगले चैम्बर में आ जाता है, जिस कारण से वहाँ हवा नहीं जा पाती। और जब तक वापस आ जाता है फ्लूइड व्हील सिलेंडरों से तो फिर ये वापस रिजर्वॉयर में चला जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट, प्रायः फिसलन रोधी। अच्छा, यदि समानुपातन वाल्व सही कार्य नहीं कर रहा हो, यदि प्रोपोर्शनिंग वाल्व समानुपातन वाल्व का मतलब क्या है? प्रोपोर्शनिंग वाल्व। यदि प्रोपोर्शनिंग वाल्व सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा हो तो कौन सी ब्रेकें लॉक हो सकती हैं? फ्रंट ब्रेकें लॉक हो सकती हैं, अक्सर होती हैं। यदि फ्रंट ब्रेकें लॉक हो रही हैं तो मतलब समझ जाओ कि प्रोपोर्शनिंग वाल्व में डिफेक्ट है। या तो उसे खोल के ठीक ठाक करके साफ करके टेस्ट कर लो, अन्यथा कंट्रोल सिस्टम है, बदल डालो, नया डाल दो। इसमें कोई जुगाड़ मत करो। जब जगह पर हो तो बदल डालो। अगर जगह पर नहीं हो, जंगल में हो, किसी और दूसरे रास्ते में हो, तो किसी भी तरह से वाहन को सही सलामत धीरे धीरे ऐसी जगह पे ले आओ जहाँ पर कि उसकी सर्विसिंग हो सके, जहाँ पर कार्य हो सके। प्रायः फिसलन रोधी युक्तियाँ लगाई जाती हैं, यानी जो एंटी स्किडिंग, फिसलन मतलब स्किडिंग को बचाने के लिए जो भी युक्तियाँ लगाई जाती हैं वो लगाई जाती हैं अगली ब्रेकों पर। चकत्ती ब्रेकों में यानी डिस्क ब्रेकों में पैड और डिस्क के बीच का जो क्लियरेंस है वो किसके द्वारा एडजस्ट होता है या किसके द्वारा होता है? मैंने तुम्हें मास्टर सिलेंडर का पिस्टन दिखाया था कैलिपर का, उसके आगे एक रबर की सील लगी थी, तो वह रबर की सील ही पैड और डिस्क के बीच में एडजस्टमेंट करती है।